हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी डीसी मोटर पढ़ रहे थे, तो डीसी मोटर में अब हम पढ़ने वाले हैं लॉसेज। डीसी मोटर यानी डीसी मशीन, ओवरऑल डीसी मशीन में जितने भी तरह के लॉसेज होते हैं, तो जनरली जो डीसी मशीन में लॉसेज होते हैं या तो कॉपर लॉस होते हैं, आयरन लॉस होते हैं, मैकेनिकल लॉस होते हैं। ठीक है, अब लॉसेज कैसे होते हैं, लॉसेज क्यों होते हैं? जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हो तो पूरा का पूरा आपका यूज तो नहीं हो जाता, कुछ तो वेस्टेज में भी जाता है ना। तो उसी तरह अगर आप डीसी मशीन में, कोई भी डीसी मशीन में अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हो या उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज रह जाते हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाते हैं, उसको चलाने में, ऑपरेट करवाने में खर्च हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल लॉसेज की, इलेक्ट्रिकल लॉसेज यानी कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को इलेक्ट्रिकल लॉस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो आप डीसी मोटर पढ़ रहे थे, डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे, तो उसमें जहाँ जहाँ भी आपको बाइंडिंग मिलेगा वहाँ पे आपको लॉसेज मिलेगा। तो वही हमने लिखा है कि जो डीसी ये इसको हम इलेक्ट्रिकल लॉस भी बोलते हैं। दिस लॉसेज एग्जिस्ट इन वेरियस बाइंडिंग मशीन, जितने भी मशीन होते हैं उसमें वेरियस बाइंडिंग, जो भी बाइंडिंग होते हैं उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉस क्या होता है, इसको हम आईएस पर लॉस अगर बात किया जाए। ठीक है, अगर कोई मटेरियल में करंट फ्लो करता है, कोई भी मटेरियल में, तो उसका क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर करंट। इसमें लॉसेज जो होते हैं करंट के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वही हमने तो वेरियस। अब इसे सीयू लॉस भी बोला जाता है। सीयू स्टैंड फॉर कॉपर, कॉपर लॉस। इसको कहीं कहीं सीयू लॉस भी लिखा रहता है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल लॉस लिखा रहता है। तो ये सब नाम ध्यान में रखिएगा। अब कौन कौन से वेरियस टाइप के लॉसेज होते हैं? आर्मेचर में जो बाइंडिंग होता है उसमें जो लॉसेज होते हैं उसे आईए स्क्वायर आर ए हम रिप्रेजेंट करते हैं। शंट फील्ड, अगर फील्ड की बात करें, फील्ड में शंट की बात करें तो आई स्क्वायर एस एच आर एस एच। सीरीज की बात करें, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज को, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस आई ए सी स्क्वायर प्लस आर ए सी। इंटरपोल भी होता है, उसमें भी बाइंडिंग होते हैं, तो उसमें भी जो लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर आई होता है। ठीक है, ये कॉपर लॉस होते हैं। उसी तरह से आयरन लॉस जो होते हैं, अब देखो मशीन है, मशीन में दो पार्ट है, एक है बाइंडिंग वाला पार्ट, दूसरा है जो उसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यानी आयरन वाला पार्ट। तो जो आयरन वाला पार्ट होता है उसमें आयरन लॉसेज होते हैं, जो जिसमें बाइंडिंग होते हैं उसमें कॉपर लॉसेज होते हैं। तो आयरन लॉसेज विच अकर इन द आयरन पार्ट ऑफ द डीसी मशीन इज नोन एज आयरन लॉस। इसे कोर लॉस भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कोर लॉस। अब ये दो तरह के लॉसेज होते हैं। ये कितने तरह के लॉसेज होते हैं? दो तरह के, आयरन हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। अगर आयरन लॉस की बात करें तो ये जो लॉस होता है इसको अगर हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसका ओवरऑल जो लॉसेज होगा पी एच, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, पी ई, ये होता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद इस टर्म पे आएंगे। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? ये क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, जो भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल कौन होते हैं डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन में जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो आपका कोर होता है। तो कोर में होता है, क्यों होता है? ड्यू टू रिटेंटिविटी के कारण ये लॉसेज अकर होते हैं। ठीक है, हाँ वही हमने लिखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी एच बराबर के एच बी एम का पावर 1.6 है। ठीक है,
तो इसमें pH क्या है, तो हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, इसका जो यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड, F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, Dm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है। अब ये कहाँ पे अकर करते हैं, तो ये जनरली रोटेटिंग पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे होते हैं, रोटेटिंग पार्ट। तो रोटेटिंग पार्ट कौन होता है, आर्मेचर होता है, तो उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉस को आप कम करने के लिए क्या करते हो, आप जो उसका कोर है, कोर को आप सिलिकॉन स्टील का बनाते हो, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एडी करंट लॉस की। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एडी करंट लॉस की। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कैसे अकर होता है, व्हाट इज एडी करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज एडी करंट। तो जनरली ये आयरन लॉस का पार्ट है, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आयरन में। तो आयरन में कहाँ पे, तो ये आपके बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, बॉडी में। एक मीन्स आपका कहाँ पे, कोर में एग्जिस्ट करेगा, अगर ये आपका आर्मेचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्यों ये एग्जिस्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कोर आपका किसका बना हुआ है, अगर ये बॉडी है, तो बॉडी ये भी तो एक कंडक्टर है ना, कास्ट आयरन का जो भी बना हुआ है, तो ये एक क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब भी कोई फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर फ्लक्स को कट करे, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स इसमें क्या कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है। तो वेरी होने की वजह से ये क्या होगा, इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब जनरली ये मोस्टली सबसे ज्यादा कहाँ एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पे नॉमिनल बहुत कम होता है, जनरली ये होता है रोटर में सबसे ज्यादा एडी करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो एडी करंट वहां पे ज्यादा जनरेट होने की वजह ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स इसको कट करते हैं। तो कट करते हैं तो वो क्या बना होता है, वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल, इट मीन सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो सिलिकॉन स्टील वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से करंट जब फ्लो होने लगता है, उसकी वजह से ये लॉसेज होते हैं और ये लॉसेज हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ईडी करंट क्या होता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो वही लिखा है, when flux linking with the magnetic material changes and EMF is induced in it, ठीक है। इट मींस मैग्नेटिक मटेरियल में आपका जो क्या होता है, फ्लक्स क्या करता है, लिंक करके उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। ये सर्कुलेट एडी करंट, जो कि क्या करता है, उसमें एडी करंट सर्कुलेट करता है। These एडी करंट प्रोड्यूस एडी करंट लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये आपका क्या करता है, एडी करंट लॉस प्रोड्यूस करता है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब ये एडी करंट क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कि E बराबर होता है KE F² T² Dm², इसके सभी स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी सब कुछ सेम है पहले की तरह, इसमें जो चेंज है KE,
KE क्या होता है, एडी करंट कोएफिशिएंट होता है। TE क्या है, एडी करंट पावर लॉस है, ठीक है। F क्या फ्रीक्वेंसी है, T क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, क्या होता है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। अब थिकनेस कहने का क्या मतलब, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका आर्मेचर बना होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आपको क्या करता है, लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेशन करने का मतलब स्टैकिंग, बहुत सारा क्या होता है कि सिलिकॉन स्टील का स्टैक बनाया जाता है। स्टैक को एक साथ जोड़कर वो क्या करते हैं, रोटर बनाते हैं। जनरली ये रोटर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए रोटर को सिलिकॉन स्टील से लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट करने का मतलब जैसे कि आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, उसमें आप इजीली समझ सकते हो। अगर ट्रांसफार्मर को आपने खुला देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती है, तो वही होती है आपका लेमिनेशन। लेमिनेशन वो क्या होता है, स्टैकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील। बहुत सारे शेप का, जैसे एल शेप का, यू शेप का, ये आपका क्या किया जाता है, स्ट्राइकिंग किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है, सभी को जमा करके उस पर बाइंडिंग करते हैं। अब इसको स्ट्राइकिंग करने का क्या पर्पस है वो भी मैं क्लियर कर दूं। तो इसको स्ट्राइकिंग करने का ये पर्पस है कि जब ये कंडक्टर छोटा रहेगा, अगर आप समझे एक कंडक्टर का बना दिए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ज्यादा हो गया, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स कंडक्ट, अब जैसे कि जितना बड़ा कंडक्टर रहेगा जितना फ्लक्स को कट करेगा उसमें मैक्सिमम ईएमएफ होगी। अब ये छोटे छोटे कंडक्टर है ना, जैसे कि लेमिनेशन वही करता है ना, छोटा छोटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये वाला कंडक्टर, ये हर एक कंडक्टर क्या होता है एक दूसरे से इंसुलेट रहता है, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है जो दूसरे में ना जाता है। अब देखो ये छोटा कंडक्टर है, तो छोटा कंडक्टर तो इसमें ईएमएफ भी कम जनरेट होंगे। ईएमएफ कम जनरेट होंगे तो क्या होगा कि इसमें जो एडी करंट होगा कम फ्लो करेगा, तो इसकी वजह से लॉसेज भी कम होंगे। तो लेमिनेशन करके हम क्या करते हैं, लॉसेज को कम करते हैं, ठीक है। आई होप आपका एडी करंट लॉस क्लियर हो गया होगा। ये लॉसेज आपको ट्रांसफार्मर में भी पढ़ने को मिलेगा। देखिए अगला जो लॉसेज है वो है आपका मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, तो जनरली ये मैकेनिकल लॉस जनरली कहाँ पे आकर होंगे, जस्ट इमेजिन कहाँ पे आकर होंगे, तो मैकेनिकल लॉस ये आपका रोटेटिंग मशीन है, तो रोटेटिंग और स्टेशनरी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका बियरिंग में होगा, दूसरा आपका कहाँ पे होगा, कम्यूटेटर और ब्रशेज के बीच में होगा, और एक और होता है एयर फ्रिक्शन भी होता है इसमें, क्योंकि अगर डीसी मशीन के बीच में ज़्यादा हवा बना हुआ है तो वो क्या होगा, चलेगा तो आपका ज़्यादा आवाज़ करेगा, उसे विंटेज लॉस भी बोलते हैं। आवाज़ वो क्या होता है, अगर ज़्यादा गैपिंग है, पोल के बीच में ज़्यादा गैपिंग है तो चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो उसे विंटेज लॉस भी बोलते हो। वो क्या करेगा, जो एयर वहाँ पे मौजूद होगा वो आपके मशीन का जो रोटेशन है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, स्पीड कम करेगा, उसे हम विंटेज लॉस भी बोलते हैं। तो जनरली एज द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज ए रोटेटिंग पार्ट, सम पावर इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, क्या करेगा, कुछ पावर जो है क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। जैसे आपका एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन, एयर फ्रिक्शन होगा, वो हमने बताया कहाँ पे, वो आपका ये जहाँ आपके अंदर मशीन के अंदर अगर हवा है तो उसकी वजह से विंटेज लॉस होता है, उसे एयर फ्रिक्शन लॉस भी बोलते हैं। दूसरा फ्रिक्शन एट द बियरिंग एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्रशेज एंड कम्यूटेटर, वो हो गया। दीज लॉसेज आर नोन एज मैकेनिकल लॉसेज, इस लॉसेज को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल लॉस बोलते हैं, ठीक है। अगला जो लॉस और
इसको कम करने के लिए प्रॉपरली आपको जैसे कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर में नहीं बियरिंग में आपको लुब्रिकेंट डालना होता है जिससे आपका बियरिंग स्मूथ रहे और मैकेनिकल लॉस आपका कम से कम एग्जिस्ट करे मशीन में। ठीक है, अगला जो लॉस है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस जो होता है वो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को अगर मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये होता है आपका स्ट्रे लॉस। ठीक है, तो यही कि हम मेंशन कर देते हैं। यही कि हम मेंशन कर देते हैं स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू स्ट्रेट लोड लॉस बराबर मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस, ठीक है, यहां से आपका लॉसेज खत्म होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसे मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी लॉसेज पढ़े हैं तो इसमें दो तरह के लॉसेज हैं। एक है जो कांस्टेंट आपका जो मशीन है उसमें लॉसेज होंगे ही होंगे, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। दूसरा है आपका वेरिएबल लॉस। इट मींस जब मशीन आपका ऑपरेट होगा तो वो क्या करेगा, आइदर आपका लोड की वजह से आपका उस पर इफेक्ट होगा, वोल्टेज की वजह से उसका जो लॉस है कम ज्यादा होगा, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल लॉस। तो पहला जो लॉस है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस जो है इसमें कौन से आते हैं, तो ये होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस ये क्या है, अगर एक और मशीन मैन्युफैक्चर्ड हो गया तो जो आपका मटेरियल का जिस मटेरियल का बना हुआ उसमें उतना लॉसेज होंगे ही होंगे। ये क्या है आपका कांस्टेंट लॉस। दूसरा है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस। नेक्स्ट आपका है शंट फील्ड कॉपर लॉस। शंट फील्ड कॉपर लॉस। अब यहां पे कहोगे ये शंट फील्ड कॉपर लॉस ये कांस्टेंट लॉस में कैसे आ सकता है, कांस्टेंट लॉस में ये कैसे आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप शंट मोटर पढ़ते हो तो वहां पे आपको हमने बताया है कि ये जो लॉस है ये जो शंट मोटर होता है, शंट आपका कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तो उसमें जो करंट होता है हमेशा सेम रहेगा। एक बार जो करंट उसमें फ्लक्स सेटअप हो गया वही फ्लक्स हमेशा रहता है, तो इसे कांस्टेंट फ्लक्स होने की वजह से ये करंट भी ज्यादा कम नहीं लेता। इसमें क्या होता है, आर्मेचर पे अगर लोड ज्यादा कम करते हो तो उससे आर्मेचर करंट पे इफेक्ट होता है, ना कि शंट पे। शंट में जो है वही रहता है। ठीक है, अब दूसरा है वेरिएबल। दूसरा है वेरिएबल लॉस। तो वेरिएबल लॉस ये कौन से लॉस होते हैं, तो ये जनरली आपका कॉपर लॉस होता है। जैसे आपका सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज लॉस। अब कहोगे ये सीरीज फील्ड कॉपर लॉस ये क्यों वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचो थोड़ा सा कि अगर सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर कुछ ऐसा होता, ये फेल हो गया तो इसके सीरीज में लगा हुआ है ना, तो ये जो लॉस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें जो लॉस होगा, फील्ड में जो लॉस होगा किस पे, आर्मेचर पे डिपेंड
डिपेंड करें। आर्मेचर पे लोड घटाओगे बढ़ाओगे तो करंट इसमें पूरे में चेंज होगा। तो ये जो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस है वो आपका वेरिएबल लॉस है। दूसरा इंटरपोल लॉस, इंटरपोल CU लॉस, कॉपर लॉस, ये भी आपका वेरिएबल लॉस है। और है आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर CU लॉस, ठीक है। तो ये सब लॉसेज आपका वेरिएबल लॉसेज है, ठीक है। अब इफिशियंसी की बात मैं करूं, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता होती है। किसी भी मशीन को कार्य करने की क्षमता कितनी है वो मैं कैसे निकालूंगा? इट मीन्स आप उसे कितना सप्लाई दे रहे हो, इट मीन्स कितना एनर्जी उसे दे रहे हो, वो बदले में कितना दे रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, ये होता है। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर के केस में ये आउटपुट आपका अलग होगा, इनपुट अलग होगा। इट मीन्स आप इनपुट उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो, आउटपुट क्या होगा? अगर मैं मोटर की इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मोटर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल करंट BHP इंटू 735.6 अपॉन VI, यही तो होता है। ये मोटर की इफिशियंसी हो गई। जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा? आप उसमें क्या देते हो, उसमें आपको जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल के टर्म में होता है, तो उसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एफिशिएंसी। इसके बाद कोई भी मशीन इट मीन्स डीसी मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो डीसी में आइदर मोटर या जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी यानी आपको जो मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा? तो ये जो लॉस है, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस जब बराबर होता है, अगला जो टर्म है कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या होता है? कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस जब होगा तो आपका उस समय मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा, उस मशीन का मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे आपका डीसी मशीन खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, मैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर शुरू करने जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।